तो मैंने आपको ये समझाया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के केस में किस में ज्यादा किस में कम, और उसका मैंने आपको रीजन भी दिया। रीजन बाइंडिंग एनर्जी है, कैटालाइज्ड रिएक्शन में ही बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आता है, अनकैटालाइज्ड में कहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनली एक ग्राफ बताता हूँ, और ग्राफ आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग ग्राफ पे, यहाँ पे बना के टाइम पास करने से बेटर है कि डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो पहले आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्या कहता है, गौर कीजिए कि ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है और ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और आपको पता है कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के केस में ये एस स्टार क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये एस क्या है, प्रोडक्ट, पी क्या है, सॉरी एस क्या है, सबस्टेट, पी क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ एस क्या है, सबस्टेट, पी प्रोडक्ट, और ई एस स्टार क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। यहीं पे जस्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आप देखो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी है। अभी फ्री एनर्जी का ग्राफ है, फ्री एनर्जी का कंपैरिजन चल रहा है, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड, इधर अनकैटालाइज्ड इधर कैटालाइज्ड है। अब आप गौर करो कि इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी है वो बहुत ज्यादा गई। क्यों? अरे बाहर से फ्री एनर्जी ज्यादा ले रहा है ना, बाहर से जो एनर्जी है उसको ज्यादा मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप गौर करो, इसका फ्री एनर्जी ज्यादा है, मतलब कर पा रहे हो, इसका फ्री एनर्जी ज्यादा है, इसको ज्यादा बाहर से दिया गया है, इसका ट्रांजिशन स्टेट का, अनकैटालाइज्ड वाले में। लेकिन आप गौर करो कैटालाइज्ड वाले में कम है। गौर कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो ट्रांजिशन स्टेट हैं वो जो सबस्टेट से बने हैं, इन सबस्टेट को बाहर से फ्री एनर्जी उतना नहीं लेना पड़ा है। कारण क्या है? कारण साफ ये है कि यह एंजाइम है, ये एंजाइम पर जब सबस्टेट खुद बाइंड हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी निकला, तो वो बाइंडिंग एनर्जी खुद उस सबस्टेट को इंड्यूस एक्टिवेट कर दिया कि बाइंड हो जाओ तुम। बाहर से फ्री एनर्जी नहीं चाहिए, बाहर से नहीं लेना है, ये फ्री एनर्जी आपको एक्चुअली बाहर से दिया गया फ्री एनर्जी के बारे में कंपेयर कराया जा रहा है। और वही कंसेप्ट, वही ग्राफ यहाँ पे है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है एक बुक से, आपका बुक नहीं, हर क्लासेस का बुक है, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे लगाया है, वही ग्राफ है। अब आप देखो ये जो एनर्जी है, क्या यही एक्टिवेशन एनर्जी है? अरे बाहर से जो फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड है वही एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वही एक्टिवेशन एनर्जी है ना। बाहर से जो आपने फ्री एनर्जी दिया सबस्टेट को टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अच्छा डेल्टा जी दोनों में सेम है, डेल्टा जी मतलब, डेल्टा जी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, दोनों में सेम और निगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की कम है सबस्ट्रेट की ज्यादा है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो चेंज निगेटिव आएगा। ठीक है, चेंज निगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब देख लो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम है, दिख रहा है, सबस्ट्रेट की ज्यादा है, दोनों ही केस में। और दोनों ही केस में चाहे यहाँ सबस्ट्रेट एंजाइम स्टार्टिंग में बाइंड हो रहा हो और लास्ट में प्रोडक्ट एंजाइम फ्री हुआ हो, दोनों ही केस में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एंजाइम इक्वल है, डिफरेंस बस ट्रांजिशन स्टेट का, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फ्री एनर्जी ज्यादा और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फ्री एनर्जी कम, और इसी वजह से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम। बोलो ये वाला ग्राफ समझ में आया? अगर ये ग्राफ आया तब आपके एनसीईआरटी वाले ग्राफ पे चलेंगे, अभी एनसीईआरटी वाले पे गए नहीं है। देख लो इस ग्राफ का कंक्लूजन यहाँ है कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, यहाँ कम है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा कोचिंग करता है, 10 कोचिंग में पढ़ता है चिंटू, 5 साल में जाकर नीट निकालता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। लेस नंबर ऑफ सबस्टेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, 5 साल में उसको 1 डिग्री मिलेगा नीट क्वालिफिकेशन। अब 5 साल में तो मिंटू एमबीबीएस का डिग्री ले लेगा, नीट का क्वालिफिकेशन डिग्री लिया तो लिया, 5 साल में तो एमबीबीएस का भी डिग्री ले लेगा, तो ज्यादा ना सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। बोलो, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, मोर नंबर ऑफ सबस्टेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये ग्राफ समझ में आया थी? ये दोनों सेपरेट ग्राफ। यस आप पता है एक बात, आपकी एनसीईआरटी ने इस ग्राफ को उठा के इसमें चिपका दिया है और कुछ नहीं किया है।
इसलिए मैंने सेपरेट पढ़ाया पहले, ये दोनों ग्राफ मैंने सेपरेट पढ़ाया। अब देखो आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया, इस ग्राफ को उठा के इसमें चिपकाया है और ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में। कितना अधिक समझ में आया कि हाँ सर वो ग्राफ इसमें उठा के चिपका दिया गया है। यस सर। अब इसमें आप पहचान लो कि इसमें कौन सा विदाउट कैटलिस्ट वाला होगा, कौन सा कैटलिस्ट वाला होगा। जाहिर सी बात है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा विद कैटलिस्ट, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा विदाउट कैटलिस्ट। ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ पे भी बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ पे भी बन रहा है, किसकी ज्यादा है देख लो। एनसीईआरटी इसको लिखती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फ्री एनर्जी का ही दूसरा नाम है। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चल रहा है। देख लो दोनों ही केस में, चाहे वो कैटलाइज्ड हो चाहे वो अनकैटलाइज्ड हो, दोनों ही केस में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को छेड़ता नहीं है एंजाइम, वो छेड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी को बाय रिलीजिंग बाइंडिंग एनर्जी, बाय रिलीजिंग बाइंडिंग एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को छेड़ता है और रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करता है। बस ये मिंटू का कंसेंट्रेशन है कि वो पढ़ाई अलग तरीके से करता है और उसको सिलेक्शन का एक नया पाथ देता है, 21 साल में सिलेक्शन, वो भी एम्स, बस कंसेंट्रेशन की वजह से, रेगुलरिटी इन क्लास की वजह से। 10 कोचिंग नहीं करता है वो, एक ही कोचिंग करता है, रेगुलर क्लास जाता है, कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ता है, 1 साल में नीट निकालता है। यह है मिंटू, यह है एंजाइम। समझ में आया? अब आप देख लो इस ग्राफ को मैं क्या समझाऊंगा, ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब इससे आपको ये समझाया जा रहा है कि एंजाइम लोअर्स मतलब घटाना द एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बताया मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी घटा देने का मतलब 10 कोचिंग नहीं करना है, एक ही कोचिंग करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। और इस दोनों को मैं घेर के क्या बताना चाहता हूं कि चिंटू भी उसी लेवल का स्टूडेंट था, मिंटू भी उसी लेवल का स्टूडेंट, दोनों भूसगोलवे था जब दोनों सबस्ट्रेट था। एक दिन चिंटू भी नीट निकाला, एक दिन मिंटू भी नीट निकाला। 5 साल जब तैयारी करेगा चिंटू तो वो भी एम्स पहुंच जाएगा, लेकिन 5 साल समय लगेगा, 5 साल। और मिंटू 21 साल में एम्स पहुंचेगा। समझ रहे हो, समय का खेल है ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो समझ में आया ये ग्राफ अतिक? यस सर। और ये ग्राफ ना जाने एग्जाम में कितनी बार आ गया, और इससे जब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा ना तो केवल मेरे जैसे मास्टर से पढ़े हुए बच्चे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि ग्राफ तो हर कोई रट के जा रहा है ना। ए बी आता है कि ये ए और ये बी, बच्चा रट चुका है कि नीचे वाला विथ एंजाइम, ऊपर वाला विदाउट एंजाइम। लेकिन जिस दिन इससे थ्योरेटिकल सवाल बनेगा ना, लंका लगना तय है, लंका लगना तय है। कितनों का कटेगा ये पता नहीं है, लेकिन कटेगा बहुतों का। बाकी उसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। मैंने आपको समझा तो दिया ही सब कुछ। देखो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ तक समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड फ्री एनर्जी का कंसेप्ट आया, उसी से रिलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आया, उसी से रिलेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आया। इसलिए मैंने पूरी बातों को एक साथ पढ़ा दिया। अब पढ़ाते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स पीएच। बोलो यहां तक क्लियर है? अतिक? यस सर। चलो पीएच को समझ लो, ये भी 2 मिनट का खेल है। पीएच, पीएच क्या होता है? क्या मैंने आपको अमीनो एसिड जब पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको पीएच के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, यस और नो? बोलो दिया था? आपको पता है कि पीएच अगर 7 हो तो न्यूट्रल मीडियम होता है, अगर पीएच लेस देन 7 हो तो एसिडिक मीडियम होता है, और अगर पीएच मोर देन 7 हो तो एसिडिक मीडियम होता है। अगर पीएच 7 है तो H+ और OH- की कंसंट्रेशन बराबर है, कंसंट्रेशन बराबर है कि नहीं? और अगर पीएच लेस देन 7 है तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू OH-। माइक बंद करो, किसका ऑन है? और अगर पीएच मोर देन 7 है तो H+ की कंसंट्रेशन मीडियम में लेस देन OH- कंसंट्रेशन चल रहा है मामला। ये बात मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था। अब समझना, एंजाइम जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम पीएच 6 से 8 के बीच में वर्क करते हैं। कितना? 6 से 8 के बीच में मोस्ट ऑफ द एंजाइम इसी पीएच में वर्क करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम बोला मैंने क्योंकि कुछ एंजाइम एक्सक्लूसिवली एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं।
जैसे कुछ एंजाइम है जो 2.5 पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम है जो 4 to 5 pH पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम है जो एक्सक्लूसिवली अल्कलाइन pH पे वर्क करते हैं, 8.5 पे वर्क करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी एंजाइम इसी रेंज में वर्क करते हैं। तो बताओ एंजाइम pH के लिए स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ठीक है, दिखा रहा है। अब समझना सेंसिटिविटी क्यों, स्पेसिफिसिटी का मतलब तो समझ में आ गया कि वो उसी पर्टिकुलर खास pH में वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम 6 से 8 के बीच में, और वो वाला एल्कलाइन वाला 8.5 के बीच में। और अच्छा नाम भी बता देता हूँ सुनो, जैसे मैंने कहा कि 8.5 के बीच में कौन कौन वर्क करता है। रुबिस्को, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला अपना याद करो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रिप्सिन। अभी मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस में पेप्केज, रुबिस्को बताऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, डायरेक्ट रिएक्शन में भी बताऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन में सॉरी, ट्रिप्सिन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुका है। ये सब 8.5 पे वर्क करता है अल्कलाइन पीएच पे। अच्छा 2.5 पे कौन कौन वर्क करता है? 4 to 5 पे वर्क करने वाला जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम, हाइड्रोलेजेस, याद आ रहा है? 4 to 5 पे याद है। 2.5 पे एक्ट करने वाले कौन है? पेप्सिन, डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम, याद आया? पेप्सिन। अब बाकी मेजॉरिटी एंजाइम 6 से 8 के बीच में वर्क करता है। मैंने आपको कुछ इधर वाला भी एग्जांपल बताया, कुछ इधर वाला भी एग्जांपल बताया। अगर ग्राफ बनाना चाहे तो बना लोगे क्या? है इधर पीएच, इधर रेट ऑफ रिएक्शन, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये पीएच 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी एंजाइम का नाम नहीं बोला, किसी एंजाइम का नाम नहीं बोला, बोला नॉर्मली पीएच और रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के लिए ग्राफ बनाइए, तो मैं ऐसा बना दूंगा 6 से 8 के बीच में। मोस्ट ऑफ द एंजाइम यहीं पे ना वर्क करता है। लेकिन अगर मुझे खास नाम दे दिया जाएगा, किसका? पेप्सिन का, तो बताओ क्या मैं ऐसा बनाऊंगा? 2.5 पे हाईएस्ट वर्किंग दिखाऊंगा। मुझे खास नाम दे दिया जाएगा हाइड्रोलेजेस, तो मैं ऐसा बनाऊंगा। मुझे खास नाम दे दिया जाएगा ट्रिप्सिन, पेप्केज, रुबिस्को, तो मैं ऐसा बनाऊंगा ग्राफ। 8.5 के आसपास है तो ऐसे बनाऊंगा। समझ में आया? अरे ग्राफ समझ में आया अतिक? यस सर। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो ये ग्राफ सही है, खास नाम दे दिया जाएगा तो अलग अलग ग्राफ बनेगा पीएच का। ये तो ये कंसेप्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ एंजाइम्स आर सेंसिटिव फॉर पीएच। इसका आंसर छुपा है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, दैट्स व्हाई एंजाइम आर सेंसिटिव फॉर पीएच। हेलो, क्योंकि अमीनो एसिड ज्यूटेराइन के फॉर्म में मिलता है, और ज्यूटेराइन के फॉर्म में वो किस पीएच पर मिलता है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर। और हर अमीनो एसिड का अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, मैंने आपको बताया भी था सही। मान लो कोई भी अमीनो एसिड है अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच पर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई भी एंजाइम है, उसका जो भी अमीनो एसिड है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो पीएच है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पीएच है उस पे वो क्या है? न्यूट्रल है, उस पे वो अनचार्ज है ना, टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि दोनों आयन है वहां पे, पॉजिटिव कटाइन कटाइन एनाइन दोनों है, वहां पे वो 0 है, वहां पे उसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, चार्ज नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम किया जाए और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा किया जाए पीएच, तो ज्यादा पीएच करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि H+ की कंसंट्रेशन आप मीडियम में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। हेलो, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो भी है, जितना भी है, अगर उससे आप पीएच घटा रहे हैं तो इसका मतलब आप H+ कंसंट्रेशन मीडियम में बढ़ा रहे हैं। हेलो, बढ़ा रहे हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा है तो अगर मीडियम में पीएच बढ़ने, अगर मीडियम में पीएच घटने लगा और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, तो बताओ वो एंजाइम जो उसके अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन के पार्ट के अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड के अंदर H+ एक्सेप्टिंग नेचर आने लगेगा अतिक, या डोनेटिंग नेचर आने लगेगा? डोनेटिंग। फिर वही बात, मीडियम में ऑलरेडी H+ जाता है तो डोनेटिंग कहां से आने लगेगा? एक्सेप्टिंग ज्यादा तो आने डोनेट लगेगा। करेगा। तो यही तो बोल रहा भाई, मीडियम में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया आपने, मीडियम का पीएच छेड़ दिया आपने,
मीडियम का पीएच पीएच कम किया और H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा किया है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ना कि पीएच। पीएच तो घट रहा है भैया, यहाँ पीएच घट रहा है तभी तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो उसके जो अमीनो एसिड हैं वो तो H प्लस को मीडियम से अपने पास ले लेके रखने लगेंगे ना। वो कौन होगा? COO माइनस होगा। हेलो, जिन्होंने नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लाया है वो H प्लस को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो अगर वो H प्लस को एक्सेप्ट करने लगेगा तो मुझे बताओ, COO माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके COOH बन जाएगा और NH H प्लस का ही फॉर्म में रहेगा। तो ओवरऑल ज्यूटाराइन अब केटाइन बन जाएगा कि एनाइन बन जाएगा? ठीक, माइक ऑन करके बोलो। कटायन कटायन बन गया। केटाइन बन जाएगा क्योंकि उससे कम करने पे वो केटाइन ही बनेगा। मुझे बताओ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्या फंक्शन हो पाएगा? जब आप एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, केटाइन बना दिए न्यूट्रल से, क्या वर्क करेगा वो? वर्किंग तो ज्यूटाराइन पे होता है। इसका अपोजिट को इस लो कि अगर उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से आपने पीएच छेड़ा और पीएच आपने बढ़ा दिया, पीएच बढ़ाने का मतलब H प्लस कंसंट्रेशन घटा दिया, तो मीडियम में अगर H प्लस कम है तो बताओ, मीडियम H प्लस कम पड़ रहा है तो जो अमीनो एसिड के पास H प्लस लेके रखा हुआ है एक्स्ट्रा, वो मीडियम में डोनेट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? बताओ वो कौन है? NH प्लस। वो कौन है? NH प्लस। तो अगर NH प्लस केवल क्योंकि पीएच घट बढ़ा है, H प्लस मीडियम में घटा है, तो NH प्लस अपना H प्लस डोनेट करने लगेगा। CO माइनस तो एजिटी जैसे ही रहेगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ वो ओवरऑल अमीनो एसिड जो एंजाइम के हैं वो कौन से चार्ज में कन्वर्ट होने लगेंगे? कैटायन या एनायन? एनायन। 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 चार्ज बदल गया कि नहीं बदल गया? उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फंक्शन कहां से हो पाएगा? दैट्स व्हाई एंजाइम आर सेंसिटिव फॉर पीएच। कोई नहीं बताएगा सब कंसेप्ट, सुन लो ध्यान से, सब रटाते हैं। एंजाइम आर सेंसिटिव फॉर पीएच 6 से 8 पे काम करता है। 3-4 एंजाइम का नाम बता देंगे। 8-10 मतलब 5 पे काम करने वाला, 2-10 मतलब 5 पे काम करने वाला, 4 से 5 पे काम करने वाला। इसलिए मैंने कहा था कि जिन्होंने बायोमोलिकुल का लेक्चर नहीं देखा, देख लेना, प्रोटीन तक का पार्ट पढ़ लेना कम से कम, तब समझ में आएगा। एटलीस्ट जो प्रोटीन पढ़ा उसको तो पूरा समझ में आएगा। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन नहीं है, एंजाइम प्रोटीन से पूरा रिलेशन है। बोलो, एंजाइम आर सेंसिटिव फॉर पीएच समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना ले लो अगर लेना है तो। वैसे ही सारी बातें आपका इधर थ्योरी में लिखा हुआ है, इधर देख लो। अच्छा, एक डायग्राम में, एक ग्राफ में बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, देख पा रहे हो क्या? भैया यहाँ पे टाइम क्यों लिख रहे हो? पीएच लिखो ना यार। है ये टाइम है? पीएच है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पीएच है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इधर है। ये ब्लंडर मिस्टेक था, सही कर लिए। चलिए अब आप देख लीजिए, सब कुछ आप पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक, ठीक है? तो मुझे बताइए, आज जो दिन में मैंने कहा था एंजाइम के 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, बताया था। आज उस स्लाइड पे चलते हैं जो मैंने आपको बोला था दिन में कि एंजाइम के हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसी में कई सारे कंसेप्ट हम सीख लेंगे और सीख चुके हैं, बस लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा है, बचा है। देख लो क्या पहला कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, एंजाइम आर लार्ज साइज बायोमोलिक्यूल्स विथ हाई मोलिकुलर वेट, पढ़ चुके हैं। एंजाइम आर प्रोटीनेसिस नेचर, पढ़ चुके हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट टेम्परेचर पीएच, पढ़ चुके हैं। एंजाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी पढ़ चुके हैं। केवल एक कंसेप्ट बच गया है, टर्न ओवर नंबर एंड केएम कांस्टेंट। क्या मॉर्निंग में कल क्लास ले लें, घंटे का कर लोगे? प्रतीक, यस सर। सृष्टि करोगे मॉर्निंग में क्लास? यस सर। चलो मॉर्निंग में क्लास ले लेते हैं 1 घंटा, 6:30 से 7:30, या फिर 7 से 8 कर देते हैं, 7 से 8 ठीक रहेगा। 7 to 8, 7 to 8 कर देते हैं, 7 to 8 ठीक है। और मॉर्निंग में ये वाला पार्ट भी खत्म कर देंगे और एंजाइम का स्ट्रक्चरल पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। और कल इवनिंग में क्लास नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में क्लास करके खत्म, फिर परसों से एज यूजुअल क्लास चलेगी। चलिए अच्छा, अब एनसीईआरटी में ले लीजिए, एनसीईआरटी में पढ़ने लायक कंटेंट हो गया है अब।
एनसीईआरटी पेज नंबर 154। यहां पे आपको पढ़ना है हेडिंग नंबर 9.12 पूरा, ये पूरा पढ़ना है हेडिंग नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद रुक जाओ अभी, रुक जाओ। आप यहां से लेकर पेज नंबर 156 तक पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको कहां तक पढ़ना है सो सुन लो। यहाँ पे हेडिंग नंबर 9.12.3 के ऊपर तक, ठीक है। देन और बता रहा हूँ, इतना पढ़ लेना। बाकी आप अच्छा रुक जाओ, टेम्परेचर और पीएच भी तो पढ़ा चुका हूँ, ये भी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देन आ जाना पेज नंबर 157 पर, और यहां पर हेडिंग नंबर 9.12.4 से एंड तक पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें एक ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी दो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है? नो सर। सृष्टि? नो सर। चलो यहां तक पढ़ लेना। अगर सृष्टि कुछ समझ में नहीं आया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तो दोबारा रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो सुबह पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सुबह में, बाय बाय।